पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो लोग हैं, और जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो बहुत अफसोसनाक। लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहां पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी ये शरपसंद है और उन्हें शरपसंद करार दिया जाता है। ये नया नाम कश्मीरियों का रख दिया गया। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के नाम बिगाड़े जाते हैं। इसी तरह से नाम बिगाड़ने के बाद उन्हें पहले बुरा कहा जाता है, फिर बुरा दिखाया जाता है, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको मारा जाता है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं, बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। सीटीडी रोजाना की बुनियाद पर बंदे मार रही है मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं। आइंदा ये सिलसिला और बढ़ेगा क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। अगर पंजाब के लोगों को यह लगता है कि उनकी बारी नहीं आएगी तो मेरी बात लिख कर रख लें कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी जरूर आएगी। मेरी कोई और बात पूरी हो या ना हो, यह बात तो मुझे पूरा यकीन है कि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं ना आएगी, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा और इनको जकड़बंदू नहीं डाला जाएगा, जब तक के जर्नैलों की कब्रों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक कि इनको सियासत से उखेड़ के बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनके कारोबार बंद नहीं करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक बारी बारी सबकी बारी। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी तब तक बारी बारी सबकी बारी। पुरअमन रहकर कश्मीरी जो जिदोजहद कर रहे हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, रोजाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन के नाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कभी एक आदमी शहीद हो जाता है, कभी दो, कभी तीन, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलेट इंजरीज के साथ अस्पतालों में पड़े हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए। जख्मियों के ऊपर अस्पतालों में आकर लाठी चार्ज किया गया। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है, जो मनाजिर मैंने देखे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है, और वो सादी बात यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी अवाम को गुस्सा दिलाया जा रहा है, कश्मीरी अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके कश्मीरी अवाम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बड़ा कर दें जिसके नतीजे में, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा हो जाए जिसके नतीजे में पूरे कश्मीर के अंदर फिर मनचाही कार्रवाइयां की जाएं। लेकिन कश्मीरी पुरअमन रहकर अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, फिर आप देखिए हमारे मीडिया के वो दोस्त जो आजकल शरपसंद का लफ्ज बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में जमीन आसमान के कलाबे में लाएंगे, उनके मुंह से झाग निकल रही होगी और वो बगावत के और गद्दारियों के वो फतवे बांट रहे होंगे। ये कश्मीरी मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। उनके तमाम मुतालबात ही जायज हैं। फजल रहमान जैसे आदमी ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि बताएं उनका कौन सा ऐसा मुतालबा है जो जायज नहीं है। मुतालबात तो उनके सारे जायज हैं, तो उनके मुतालबात मानने की बजाय उनको मार रहे हैं। और चंद तनख्वाहदार मुलाजमीन है जो अपनी जिद और हटदर्मी की वजह से या उसके चक्कर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की कई दहाइयों की जो मेहनत है वो उस पर पानी फेर रहे हैं। कई दहाइयों तक हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, मिलकर रहे, प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, एक तरह से हम सारे पलकर बड़े हुए, हमें फर्क ही नहीं था एक दूसरे से, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है ना वो मट्टी में मिला दी। चंद तनख्वाहदार लोग हैं, वो बंद कमरे में बैठ के फैसला करते हैं, उनकी जिद है, उनकी हटदर्मी है कि वो चीजें अपनी मर्जी से करेंगे, और उनकी उस हटदर्मी ने हमारी कई दहाइयों की पाकिस्तानियों की मेहनत को जाया किया है और लगातार यही करते चले जा रहे हैं। मैं कश्मीर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिपोर्ट करूंगा। देखें, जो सहाफी हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, जो वहां पे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं उनको धमकाया जा रहा है, जिस आदमी की आवाज थोड़ी बहुत सुनी जाती है उसको धमकाया जा रहा है, हर किसी के ऊपर गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है। आप ये करते करते पूरी कौम को ही गद्दार बना देंगे, जैसे आपने बलोचों को बना दिया गद्दार। आज सारे बलोच वो गद्दार समझे जाते हैं आप लोगों की नजर में। इसी तरह बंगालियों को भी आपने सबको गद्दार बना दिया था, फिर जाके वहां माफिया मांगनी पड़ी। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे अब आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदालत में गई है कि हमने बजट पेश करना है, तो हमारी काबीना ने भी यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब से मुशावरत हमारी करवाई जाए।
अब इस पे जो है वो अदालत ने कुछ एतराजात लगा दिए। अब एतराजात 3 दूर हो गए हैं, एक आधा एतराज रह गया है। 18 तारीख को दोबारा समाअत होगी, तो क्या ये बजट ऐसे ही लटकता जाएगा? मुजम्मिल असलम ये कह रहे हैं कि तरक्याती बजट के हवाले से फैसला तब तक नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो तरक्याती बजट है ना, इसमें कटौती आज नहीं हो रही। 2024 में जब ये हुकूमत बनी, देखें 2022 में ये लोग आए थे, 2023 में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया था। 2024 में इमरान खान साहब को जेल में 2023 के एंड में डालने के बाद अगस्त में इन्होंने जेल में डाल दिया था, और 2024 में इन्होंने हुकूमत बना ली अपनी जाली। उस वक्त से लेकर अब तक ये लगातार तरक्याती मंसूबे बंद करवाते आए। सबसे ज्यादा मंसूबे मैंने आपको बताया था उस दौर में, एक वीलॉग करके 2024 में हुकूमत बनने के बाद जब पहला बजट आया था, कि खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए गए। बहुत सारे डैम्स, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे अस्पताल, सेहत के मंसूबे, तालीम के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, मवासलात के मंसूबे और बेशुमार ऐसे मंसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा को बहुत आगे ले जा सकते थे, वो मंसूबे बंद कर दिए गए। ये 2024 में हुआ। फिर 2025 में बाकी मंसूबे बंद कर दिए गए, और अब 2026 के बजट में जो तरक्याती मंसूबे इक्का दुक्का बचे थे, वो सारे ना सिर्फ बंद किए जा रहे हैं, बल्कि पाबंद किया जा रहा है कि आइंदा कोई तरक्याती मंसूबे ना बने। यानी है ना अजीबोगरीब बात, दावे करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनके अपने अदादोशुमार इनके अपने दावों की नफी करते हैं। शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आप तकरीर सुने या उनकी बात सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान बहुत झंडे गाड़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे जा रहा है, जबकि तरक्याती बजट ही खत्म कर दिया गया, तो तरक्की पाकिस्तान कैसे करेगा? हुकूमती अदादोशुमार और हुकूमती दावे जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अदादोशुमार ये बताते हैं कि कर्जे हमने तारीखी नौयत के लिए हैं, लेवी हमने तारीखी नौयत की लगा दी है, गुर्बत आज पाकिस्तान में तारीखी नौयत की बढ़ चुकी है, बेरोजगारी तारीखी नौयत की बढ़ चुकी है, महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ है। ये अदादोशुमार सरकारी हैं जो बताते हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन सतह के ऊपर जा रही है। तरक्याती बजट में तारीखी कटौती कर दी गई है। तजारती खसारा हमारा तारीखी नौयत का हो रहा है। पाकिस्तान में तारीखी नौयत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग भी तारीखी नौयत की हुई है। वजीर दाखिला के बकौल $100 अरब अभी हाल ही में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया। 1 अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं, लोगों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन $100 अरब उसी मुल्क में से निकलकर वजीर दाखिला के बकौल पाकिस्तान से बाहर चला गया। फिर उसने कहा था कुछ लोगों को उल्टा लटकाएंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कॉपरेशन शुरू कर दी। फिर आपके सामने ये सारा कुछ जो हुआ, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बनाकर दे दी गई है। ये खबरें नादरीन मीडिया में चली कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी के हवाले से कि उनकी इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हुई, किसकी नहीं हुई। कोई कह रहा है सुहेल अफरीदी की हुई है, कोई कह रहा है बैरिस्टर गौहर की। वो लोग तरदीद कर रहे हैं जी हमारी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैं आज भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से चंद बातों पे कायम हूं। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था और अब यही होगा। जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी तब तक मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब के केसेस अदालतों में टिक नहीं सकेंगे, लिहाजा अदालतों के जरिए इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे जैसे ही उनके केसेस लगेंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद मैंने आपको यह कह दिया था कि अब इमरान खान अदालत के जरिए कभी बाहर नहीं आएगा, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अब रिहाई का जो तरीकाकार है ना, एक तो माशी दबाव इनके ऊपर रहेगा। मईशत की जो तबाही हो चुकी है वो दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रहेगा। हुकूमत ने फैसला नहीं करना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है इमरान खान के बाहर आने का। तो आसिम मुनीर साहब तो इमरान खान को बाहर आने नहीं देंगे, उनका बस चले तो वो कभी भी बाहर ना आने दें। तो माशी दबाव तो है ही। अब अगर अवामी दबाव बढ़ जाता तो शायद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती। अवामी दबाव बनाने में नाकाम रहे अली अमीन गंडापुर भी और सुहेल अफरीदी भी। ये दोनों सूबाई हुकूमतें हैं। एक्चुअली तो ये काम जुनैद अकबर का भी है, ये काम सलमान अकरम राजा का भी है, ये काम बैरिस्टर गौहर का और बाकी लोगों का भी है। आलिया हमजा साहबा पहले कोशिश करती रही, फिर वो भी गिरफ्तार हो गई। तो ये जब तक अवामी मुजामत नहीं होगी, बड़े पैमाने पर लोग नहीं निकलेंगे और हुकूमत को गले से नहीं पकड़ेंगे या एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने नहीं चबवाएंगे, तब तक तो इमरान खान बाहर आने से रहे। और माशी तबाही जो है वो एक प्रेशर डालने का एक जरिया बनेगी। अच्छा, दूसरा जो इसमें रास्ता है वो ये है कि बैरूनी दबाव बढ़ जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो जाए तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अब ये डील में ना
देखना यह होगा कि कितनी मुजाहमत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर तहरीक इंसाफ ने ज्यादा मुजाहमत की तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में वो पाकिस्तान के लिए या अपने लिए कुछ ज्यादा हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहमत ना कर पाई तो वो अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई वो भी एस्टेब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर होगी, इन केस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहमत नहीं कर पाती। और बज़ाहिर अभी जो दिखाई दे रहा है मुजाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में शायद नहीं है। देखें ना, बहुत सारे उसूली मौक़िफ़ थे इमरान खान साहब के, वो कहां गए कि सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक नहीं होंगे, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। कुरम के अंदर जो है वो एक मरतबा फिर ड्रोन हमला हुआ मुबैना तौर पे, उसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए, मां बेटा 2 बच्चियां, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई रोला नहीं पड़ा। बाद में पता चला कि जनाब ये कोई गोला आकर गिरा है, तो वो खबर जो है वो ड्रोन को बाद में गोले से कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले रिपोर्टर्स और मकामी लोग बताते हैं कि ड्रोन आया था, ये ड्रोन हमला था, लेकिन बाद में फिर ये दावा किया जाता नहीं नहीं ड्रोन नहीं था, ये कोई गोला आकर गिरा है। लेकिन जो भी आकर गिरा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे बेघर हुए हैं, और इन लोगों का कौन है पुरसाने हाल, कौन इनका ख्याल रखेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर एक दबाव तो यह है कि वो जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर बिल्कुल भी वो काम नहीं कर रहे जो इमरान खान साहब ने कही हुई थी, और दूसरा वो बजट के मामलात में शदीद दबाव का शिकार है जो उनकी पार्टी के अंदर से आ रहा है कि आप अगर सरप्लस बजट देंगे या आप वफाकी हुकूमत को सहूलतकारी करेंगे, उनकी गलत माशी देंगे ना, जो मईशत के ऊपर पॉलिसियां बनाई वो वफाकी हुकूमत ने बनाई, SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, पॉलिसियां आर्मी चीफ ने बनाई। अब इन गलत पॉलिसियों की वजह से वजीर खजाना आर्मी चीफ का है, वजीर दाखिला भी आर्मी चीफ का है। अब इन गलत पॉलिसियों की वजह से अगर पाकिस्तान की मईशत गिर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है उस मईशत को उठाना। देखिए, बुरा काम कर रही है वफाकी हुकूमत, सजा भुगतेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, तो ये तो गलत बात है। तो लोगों का बजट इनके हवाले कर देना ये एक ज्यादती है, और उसके अंदर वो डील भी क्या मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। यानी मामला यहां तक पहुंच गया कि जिस इमरान खान को ये आजाद करवाना चाहते थे, अब ये चाहते हैं कि इमरान खान से सिर्फ हमारी मुलाकात हो जाए। और वो तरलो मिनटों वाला मामला ही चल रहा है, कहते हैं जी हमारे साथ धोखा हो गया, कभी कहते हैं जी हमारे साथ ये हो गया। तो कश्मीर के मामले में नाज़रीन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अभी कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले, जब इंडिया पाकिस्तान की झड़पें हुई थी तो उसमें मई 2025 में, तो तब मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे ये सारे के सारे पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़े हुए थे इंडियन फोर्सेस के मुकाबले में। आज इन लोगों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये इंडियन फोर्सेस के बंदे हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, और ये शरपसंद हैं, आज इन्हें ये कहा जा रहा है। लेकिन कल यही सारे लोग बॉर्डरों पे गए थे और जाकर पाकिस्तानी फौज की हौसला अफजाई की थी। तब शहबाज शरीफ बॉर्डर पे नहीं गया था, फैसल राठौर बॉर्डर पे नहीं गया था, बिलावल बॉर्डर पे नहीं गया था, बाकी लोग बॉर्डर पे नहीं गए थे, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग बॉर्डर पे गए थे। सरहदों पे जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने फौजियों की हौसला अफजाई की थी। तो ये लोग तो पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे जब इंडियन फौज के साथ लड़ाई हुई, और उस वक्त कोई और सियासतदान आपको बॉर्डर पे नजर नहीं आ रहा था। तो आज ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारे गद्दार हो गए, शरपसंद हो गए। तो अफसोस होता है, बेचारे मुझे राब्ता करते हैं इनके लोग, वो कहते हैं जी हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम कश्मीरियों ने सारी जिंदगी वफादारी दिखाई, लेकिन हमें शरपसंद का खिताब मिला है, और हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा। नाजरीन, जस्टिस डोगर ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जस्टिस डोगर के बेटे की शादी हुई तो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है ना एक, और एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ज़ाब्ता इखलाक भी है, और ये ज़ाब्ता इखलाक कहता है कि जो जजेस हैं वो ज्यादा सियासतदानों के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उनके बेटे की शादी में जो है वो सियासतदानों को दावत दी गई, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान भी पहुंचे हुए थे। जाती ताल्लुकात भी हो सकते हैं लतीफ खोसा और आमिर डोगर साहब के, डोगर बरादरी भी है ना, तो सरफराज डोगर, आमिर डोगर। लेकिन अगर जाती ताल्लुकात हैं तो वो इमरान खान साहब को कम से कम इंसाफ ही ले दें। फेवर तो कोई नहीं मांग रहे, इमरान खान साहब तो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, मेरा केस ही लगा दो। 1.5 साल से केस नहीं लग रहा, 1.5 साल हो गया केस नहीं लग रहा। उनके बेटे के वलीमे में, शादी में शिरकत के लिए ये लोग गए थे। तो ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर बेचारे आवाज उठा रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स को उठा के बाहर निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से बाहर निकलेंगे। और ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो माजी में
यानी वो ये दावे करते रहे हैं और बड़ा जजेस के बारे में बड़ी आवाज उठाते रहे हैं, बड़ी कोशिश करते रहे हैं। अब मुझे ना ये, मैंने एक बात बहुत पहले कही थी कि बारी बारी सबकी बारी, मैंने अभी इस वीलॉग में भी कही है। तो ये जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, जिन्हें लगता है कि इनकी बारी कभी नहीं आएगी, तो याद रखिएगा इन सब की बारी आएगी। काशिफ अब्बासी साहब मुझे एक दौर में कहा करते थे कि यार जरा हाथ थौला रख, और खुद उनका प्रोग्राम बंद पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो बारी बारी सबकी बारी, हाथ थौला रखें या हाथ तगड़ा रखें, कुछ भी करें, जब तक आप बादशाह सलामत की दिन रात चापलूसी नहीं करेंगे तब तक आपकी नौकरी को खतरा रहेगा, और बारी बारी सबकी बारी आएगी। सीटीडी नाजरीन कत्लेआम करने वाली एक मशीन बनी हुई है, उनके अफसरान को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए, क्योंकि हार्ड स्टेट तो पाकिस्तान बन गया, बंदे मारना तो पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं है। सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए उनके अफसरान को कोट पैंट टाई पहना के जो है वो बिठा दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने भी मुतालबा किया कि जनाब हमारे शहरी वहां पे आए हुए थे, वहां गोलियां मार के सड़क पे कत्ल कर दिया, ये तो बड़ा नामुनासिब है। 2 बंदों को गोलियां लगी हुई हैं, एक 9 साल की बच्ची शहीद हो गई है। अब ये ऑस्ट्रेलियन ना होते तो सोचे क्या होता, ऑस्ट्रेलियन ना होते ना तो जो मकतूलीन है ना, उनके खानदान वाले कह रहे होते कि अच्छी खासी पुलिस की गोली जा रही थी, मकतूल भाग के गोली के आगे आ गया, मकतूल का कसूर है। या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती कि मकतूल जराइम पेशा था और शुरू से यही चीजें करता था। यानी यहां पे इस लेवल पे दबाव डाला जाता है, इंसाफ नाम की तो चीज ही कोई नहीं है। तो सीसीडी जो है, देखिए ना, ये चट्टा साहब को सोचना चाहिए, जिन्हें हेड बनाया गया सीसीडी का, उन्होंने ये सारा डिजाइन किया हुआ मामला कत्लेआम का। मैंने आपको बताया ना कि एक रात को अदालत लगती है 12 बजे, वहां बैठा हुआ एक आदमी ये फैसला करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और उस आदमी का अपना बैकग्राउंड करप्ट है, उसके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस हैं। और वो जो आदमी जो रात को बैठ के ये फैसला करता है 12 बजे कि किसको कत्ल करना है और किसको जिंदा रखना है, उसका कोई जुडिशरी का बैकग्राउंड नहीं है। उसे नहीं पता कि कानून और इंसाफ और जजेस कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है। जैसे मिलिट्री कोर्ट गलत है, वैसे ये वाली जो अदालत लगाई जाती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक अदालत लगती है जहां पे ये फैसला करते हैं कि इसको मार दो और इसको छोड़ दो। तो आज नहीं